चालू करते हैं रोटेशनल मोशन। तो मेरा एक नोट्स आप अलग से रखोगे, ठीक है, मेरा नोट्स अलग से रहेगा, फिजिक्स का नोट्स, उसमें आप किसी और का नोट्स उसमें नहीं लिख लेगा, सिर्फ मेरे लिए एक अलग कॉपी रखोगे और उस नोट्स को अच्छे से नोट डाउन करोगे, है ना। कोशिश करो कि 2-3 कलर का पेन यूज करो, एटलीस्ट 2 तो यूज करो ही, एक टॉपिक डालने के लिए और एक मेन बॉडी लिखने के लिए, ठीक है। 2 कलर ब्लैक और ब्लू इतना तो यूज करना चाहिए, और अगर रेड वगैरह का भी यूज करो तो अच्छी बात है। थोड़ा नोट्स जितना अच्छा आप बनाओगे रिवीजन करने में उतना अच्छा होता है, ठीक है। आपका 11-12 का सीन ये रहता है ना कि आपका जो बेस्ट बुक है आपका नोट्स होता है, तो जितना अच्छा नोट्स बनाओगे उतना अच्छा क्लियरिटी रहता है। रिवीजन भी बहुत बार करना होता है, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा, एग्जामिनेशन तो आपका मेन एग्जाम जो आएगा 2 साल बाद है, मतलब लगभग 1.5 साल मान के चलो। तो उस समय तो आपको रिवीजन करने के लिए क्या होगा, एक अच्छा नोट्स बनाओगे तभी तो रिवीजन कर पाओगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हाईलाइट करोगे तभी तो रिवीजन कर पाओगे, है ना। तो नोट्स ऐसा बनाना चाहिए कि आपको फील हो ना कि मतलब रिवीजन कुछ कुछ, जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके रखते हैं कि रिवीजन के समय एटलीस्ट वो पॉइंट तो देख ही लूं मैं, वो पॉइंट मेरे को देखना है। तो ऐसा करो कि हाँ, मेरा को नोट्स उठाऊं मैं, हाँ 10 मिनट में फटाफट रिवाइज हो गया, या 1 घंटा भी लगा तो मैंने 1 घंटा में पूरा एकदम कंसेप्ट पूरा मेरा क्लियर हो गया। तो वहां उसके लिए अगर 1 घंटा में आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना, स्टार मार्क करके रखना, हाँ ये पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगा या ये सर ने इंपॉर्टेंट बताया है तो उसको हाईलाइट कर लूँ, रिवीजन के समय उसको रिवीजन कर लूंगी, तो फटाफट मेरा जो रिवीजन हो जाएगा। तो नोट्स को जितना अच्छा बनाओगे अच्छा रहेगा, है ना। तो 2-3 कलर का पेन यूज करो, बॉडी लिखो अलग पेन से, बॉडी ब्लू पेन से लिखो, और टॉपिक लिखो अलग पेन से, तो ये होना चाहिए। और एक मेरा नोट्स अलग से बनाओगे, उसमें किसी और का नोट नहीं लिखने का, है ना। चलो, तो ये बेसिक सी बातें हैं, तो वो आपको ध्यान देने पहले लेक्चर में बता दिया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुद ब खुद सारे चीज हैंडल करना है, ठीक है। तो चालू करते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन को अपन लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं, है ना। नाम सुने होंगे कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स, तो इसको अपन लोग, आप पहले समझिएगा, लिखने के लिए मैं अलग से टाइम देता हूं, ठीक है। तो इसको रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं। अब रिजिड बॉडी डायनामिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में मैक्सिमम जो भी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं वो रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। 99% जो केसेस होंगे या 99% जो क्वेश्चन वगैरह होने वाले वो रिजिड बॉडी के बारे में ही होने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसको रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी मोशन वगैरह, किसी भी मोशन वगैरह, जिस बॉडी के बारे में हम लोग मोशन वगैरह सीखेंगे वो बॉडी किस टाइप होगा, रिजिड होगा। रिजिड बॉडी क्या होता है, क्या होता है रिजिड बॉडी? क्या बोले? नहीं, आवाज क्लियर नहीं हुई आपकी। जो ज्यादा चेंजेस ना आए उस बॉडी में, लाइक उसके शेप वगैरह में शायद। हाँ, शेप वगैरह में, मतलब अगर बेसिक कंसेप्ट अगर बोला जाए, तो अगर मैं बोलूं कि चलो ये रिजिड बॉडी है, ये अगर रिजिड बॉडी ऐसा ही दिखता है, कोई रैंडम रिजिड बॉडी ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया बी, दोनों पॉइंट के बीच का मान लो डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो रिजिड बॉडी हो गया। जैसे अब मैं इसी को ले लूं, ठीक है, ये ले लिया मोबाइल, अब एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, अब इसको उठा के मैं इधर फेंक दूं, उधर फेंक दूं, ऐसे घुमा दूं, जो भी चीज करूं, क्या ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ?
नहीं हुआ ना, जहां पे माइक था वहीं पे माइक है, जहां पे माइक्रोफोन था वहीं पे माइक्रोफोन है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, सेम ही है। तो क्या हुआ, रिजिड बॉडी हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा बॉडी जिसमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजिड बॉडी क्या बोले, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन सेम। क्लियर है? चलो, हाँ तो जी। ये तो जस्ट थोड़ा सा बेसिक सा बात था। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। आइडिया दो, प्योर ट्रांसलेशन मोशन अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या सीखे हो उसमें? प्योर ट्रांसलेशन मोशन किसको बोलते हैं, क्या है प्योर ट्रांसलेशन मोशन, बताइए। मैं सुना नहीं आज तक, पता नहीं। नहीं सर, नहीं है ना? रोटेशन का पूरा जो भी लेक्चर था मेरा स्कूल में, वो पूरा मिस हो गया था मेरा, इसीलिए। ये रोटेशन के पहले आपने पढ़ रखा है, अभी पढ़ रहे हो ना, वो ट्रांसलेशन मोशन ही है। पर अब रोटेशन मोशन में मैं तो रोटेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। ट्रांसलेशन मोशन जो आप लॉज ऑफ मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, काइनेमेटिक्स पढ़े हो, वो कहाँ क्या पढ़े हो? ट्रांसलेशन मोशन ही तो वो पढ़ रहे हो। ट्रांसलेशन मोशन क्या हुआ कि बॉडी एक लाइन में मोशन कर रहा होगा। हाँ, ये ठीक तो है, तो ये हुआ तुम्हारा प्योर ट्रांसलेशन मोशन, जब कोई बॉडी क्या है, एक लाइन में मूव कर रहा होता है। जैसे मान लो ये एक बॉडी ले लिया, ठीक है, चलो एक ये बॉडी ले, ये मास एम का ब्लॉक ले लिया, ये ले लिया ग्राउंड नीचे, अब इसको मूव करा दिया इधर, मान लो v वेलोसिटी से मूव करा दिया, तो ये कैसा मोशन हुआ? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। बॉडी एक लाइन में मोशन कर रहा है। ठीक है, अब प्योर ट्रांसलेशन मोशन का खासियत ये है कि हर बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है। जैसे मैं बोलूं इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, ढेर सारे पॉइंट हैं, ढेर सारे पॉइंट है। तो बॉडी का वेलोसिटी v है, तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम ही है ना। ऐसा हाँ। थोड़ी है कि ये बॉडी v वेलोसिटी से जा रहा है और इसका इसका पॉइंट है कुछ अलग वेलोसिटी से जा रहा है। अगर ऐसा होता तो पॉइंट पीछे रह जाता, बॉडी आगे चल जाता, या फिर पॉइंट आगे चल जाता, बॉडी पीछे रह जाता। ऐसा तो नहीं होता ना, बॉडी के साथ साथ ही तो पॉइंट भी जा रहा है ना आगे। अब ये हाँ। ये समझो, अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी v है, इस पॉइंट का भी तो वेलोसिटी v है। अगर दोनों पॉइंट का, इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 ले लो, इस पॉइंट का वेलोसिटी v2 ले लो, कुछ अलग ले लो, तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी सेम रह सकता है? एक बार फिर से बोलिए। मैं बोलूं ये वाला पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का वेलोसिटी v1 है, पॉइंट बी का वेलोसिटी v2 है। अगर दोनों वेलोसिटी अलग अलग है, तो फिर क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रह सकता है? मान लो इनिशियल डिस्टेंस d था, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग दे दिया, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या सेम रह सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। नहीं ना। और रिजिड बॉडी में क्या सिखाया आपको? दो पॉइंट के बीच का क्या रहना चाहिए? डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। सेम डिस्टेंस। तो अगर ट्रांसलेशन मोशन में अगर ब्लॉक का वेलोसिटी v है, तो उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। सब पॉइंट का वेलोसिटी v है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v है, हर एक पॉइंट का, सारे पॉइंट का वेलोसिटी v है। तो इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सजा के लिखना। ये पॉइंट ए ले लूं, ये पॉइंट बी ले लूं, ये पॉइंट ले लूं सी, तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? ये ले लो v1, ये ले लो v2, ये ले लो v2। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी का जो वेलोसिटी होगा, बॉडी के अंदर में जो भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ all the particles of rigid
बॉडी इज सेम। क्लियर है? नेक्स्ट है प्योर रोटेशनल मोशन। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझ लेते हैं ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। प्योर रोटेशनल मोशन, सॉरी, प्योर रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन पढ़ा है थोड़ा? थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा लास्ट पे था। चलो ठीक है, थोड़ा ऐसा कंसेप्ट यूज करेंगे, ज्यादा नहीं यूज करेंगे। प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है? प्योर रोटेशनल मोशन ऐसा मोशन है जहां पे बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा हो। जैसे ये पकड़ लूं, अब इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करवा दिया, ऐसे छोड़ो, ये रोटेट नहीं कर पा रहा अच्छे से, एक और लेता हूं, इसको रोटेट कराता हूं, इसको रोटेट कराता हूं, ऐसे पकड़ लिया इसको, अब इसको रोटेट कराया, ये बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है ना, ये हुआ प्योर रोटेशनल मोशन। ये सिर्फ रोटेट कर रहा है और तो कुछ कर नहीं रहा, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा प्योर रोटेशनल मोशन, जहां पे बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है। आगे हम लोग सीखेंगे रोलिंग मोशन, जहां पे बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट दोनों करेगा। तो फिलहाल हम लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन तो सीख रहे हैं, आप तो ट्रांसलेशन मोशन सीख रहे हो या सीख लिए हो। अब हम लोग यहाँ पे रोटेशनल मोशन पहले सीखेंगे, रोटेशनल मोशन सीख जाएंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे? रोलिंग मोशन भी सीखेंगे, जहां पे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों होता है, ठीक है। तो पहले प्योर रोटेशनल मोशन समझते हैं, इसके का जो भी प्रॉपर्टी है वो अपन लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो प्योर रोटेशनल मोशन जहां पे बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये ले लो बॉडी, ये ले लिया एक्सिस, अब ये रॉड एक पकड़ा है मैंने, ठीक है, ये रिजिड है, अंदर में रिजिड है पूरा। अब इसको रोटेट कर रहे हैं, ये लेंथ एल है, लेंथ एल जो कुछ भी ले लो। अब इसको हम लोग कैसे रोटेट कर रहे हैं? कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसे, ये रॉड ले लिया है ऐसे, इसको ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, इसको इस हाथ को फिक्स रखा है, फिक्स तो नहीं रख पा रहा हूं मैं, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे वो ऐसे घुमाया ना ऐसे, वैसे ही घूम रहा है, ठीक है। एक्सिस क्या है? अंदर है एक्सिस, ये क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन हुआ, डिस्प्ले के अंदर जा रहा है, मतलब डिस्प्ले के अंदर ये पकड़ा है, ये एक्सिस हुआ, ये मान लो एक्सिस, ये मेरा उंगली एक्सिस हुआ, या फिर ये एक्सिस हुआ, ये एक्सिस हुआ। अब इसको यहाँ पे बांध दिया है मैंने, ये बांध दिया है, अब बांध के ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे चारों तरफ रोटेट हो रहा है ये, ठीक, एक्सिस ऐसे पकड़ के रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। चलो, अब यहाँ पे प्योर रोटेशनल मोशन में इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? तो सर्कुलर मोशन में आपने एंगुलर वेलोसिटी एंड नॉर्मल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के बारे में का रिलेशन पढ़ा होगा, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये सीखा है? सीखा है। तो ये बेसिकली है क्या? रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा तुम्हारा क्या हुआ? एंगुलर, ओमेगा हुआ तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, वी हुआ तुम्हारा नॉर्मल वेलोसिटी, जो इस केस में हम लोग ने किया, ये तुम्हारा वी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी या नॉर्मल वेलोसिटी जो भी होता है, ठीक है। चलो, तो ये रॉड जो है ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी देखो, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट ले लो बी, ये पॉइंट ले लो सी, ठीक है। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस मान लो x1 है, इस पॉइंट बी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x2 है, इस पॉइंट सी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x3 है। तो पॉइंट ए का वेलोसिटी क्या हो गया? ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इंटू x1, यही रिलेशन है ना। हाँ जी। हम लोग जो x1 यहाँ r क्या है? जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से डिस्टेंस लेते हैं उस पॉइंट का या फिर उस मास का, ठीक है। पॉइंट बी का वेलोसिटी क्या हो गया? ओमेगा इंटू x2, ओमेगा इंटू x2। पॉइंट सी का वेलोसिटी क्या हो गया? ओमेगा इंटू ओमेगा। तो प्योर रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी ऑफ
ऑल द पार्टिकल इज डिफरेंट, जबकि प्योर रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन में क्या था, वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल इज सेम। बट यहां पे प्योर रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल इज डिफरेंट बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल इज सेम। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ये मैं, ठीक है। तो यहां पे v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3 बट एंगुलर वेलोसिटी of all the particles are same। ठीक है, एकदम पॉइंट है वीवीआई पॉइंट कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है बट वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल इज डिफरेंट इफ बॉडी इज इन प्योर रोटेशनल मोशन। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, जो भी चीज बताया नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज लगा होगा खुद से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मैंने इनर्शिया आपको बताया था लॉज ऑफ मोशन में, क्या था इनर्शिया जरा बताइए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन लोग नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको लॉज ऑफ मोशन में मैंने इनर्शिया के बारे में बताया था, तो क्या होता है इनर्शिया जरा बताइए। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज, अगर वो मोशन में रहेगा तो मोशन में रहना चाहिए, स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा अनलेस एंड हाँ, तो इनर्शिया में यही बताया था कि
किसी भी बॉडी का अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो उस फिजिकल स्टेट का चेंज होने का जो भी कॉज है उसको इनर्शिया क्या करेगा, अपोज करेगा। इनर्शिया क्या है, बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमेशा उस कॉज को अपोज करता है जिस कॉज से उस बॉडी का क्या चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। तो यही लॉज ऑफ मोशन में सीखा था। तो लॉज ऑफ मोशन में यही सीखा था हम लोगों ने कि, और इनर्शिया वहां पे क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास था। इनर्शिया क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास था। तो वो क्या था कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it opposes the cause of change in physical state of motion। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे भी रोटेशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it opposes the cause of change in rotational state of motion। ठीक है, वहां पे क्या था, नॉर्मल ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, फिजिकल स्टेट तुम्हारा भाई ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन। ट्रांसलेशनल स्टेट मतलब नॉर्मल जो वेलोसिटी वगैरह चेंज होता है, तो जिस रीजन से भी वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उस रीजन को अपोज करेगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन। मतलब यहां पे अगर किसी बॉडी को आप रोटेट कर रहे हो और अगर उसका ओमेगा आप चेंज कर रहे हो तो वहां पे यहाँ पे क्या, वो रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन में उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज कर रहे हो तो वहां पे नॉर्मल वेलोसिटी चेंज कर रहे थे तो क्या चेंज हो रहा था, उसका फिजिकल स्टेट। यहाँ पे बॉडी का फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होगा, जब उसका एंगुलर वेलोसिटी आप चेंज करोगे। ठीक है, तो जिस रीजन से भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। क्लियर है, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, अपन लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे इसका क्या है। ठीक है, चलो एक बॉडी लिया है ऐसे, ठीक है, ये रिजिड बॉडी है। अब इसको कहीं पे भी पकड़ के ऐसे पकड़ के इसको ओमेगा से घुमा दिया, ऐसे इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया। मतलब मान लो ये बॉडी ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा रहा है ओमेगा से, ठीक है, एकदम ऐसे ही घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। और ये क्रॉस क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे भी मैंने फर्स्ट में लिखा था, यहां पे भी आप लिख देना, ये क्या है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये भी तुम्हारा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एकदम इनटू द प्लेन है, ऐसे है, और इसके अबाउट मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं। चलो, तो इस टाइम हम लोग इसको, इसका नेट काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। इस बॉडी का नेट काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन तो नहीं होता, कभी देखा है क्या काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चलो, तो इस रिजिड बॉडी में
ढेर सारे तो पार्टिकल प्रेजेंट है, ढेर सारे पॉइंट्स है, रिजिड बॉडी है, ढेर सारे पॉइंट हो गए, एकदम करोड़ों करोड़ पॉइंट होंगे। अब सारे पॉइंट का मैं इंडिविजुअली एकदम अलग 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 काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा और उसको ऐड कर दूंगा, वही है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, चलो यहाँ पे मान लो दो तीन पॉइंट ही लेके क्लियर करेंगे। मान लो ये पॉइंट ए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लो r1 है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है r2, इस पॉइंट का डिस्टेंस है तुम्हारा r3। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 ओमेगा इंटू r1, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 विच इज ओमेगा इंटू r2, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v3 ओमेगा इंटू r3। ऐसे ही ढेर सारे पॉइंट है, मैंने 3 पॉइंट ही लेता हूं, बाकी पॉइंट और भी होंगे ही। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या लिखोगे आप, इसको m1 ले लो, इसको ले लो m2 एंड इसको ले लो m3। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ m3 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल होगा, सारे का काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे हम लोग ऐड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 क्या होगा, हाफ m v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हाफ m v1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू r1 लिख सकते हैं ऐसे, प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू r2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर इंटू r3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन हाफ को कॉमन ले ले, ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 का स्क्वायर डॉट 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 चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो आया है ना m1 इंटू r1 का स्क्वायर, ये जो टोटल समेशन है, टोटल समेशन, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी टोटल, या फिर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। जब भी बॉडी रोटेट करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई क्या हुआ, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 का स्क्वायर डॉट 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 चलता चला जाएगा। ये हुआ तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, तो ये तुम्हारा सारे क्या हुआ, सारे पॉइंट जित बॉडी में जब भी बॉडी रोटेट कर रहा है तो सारे पॉइंट का मैंने m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर सारे पॉइंट्स का सम कर लिया है, और जितना भी सम करके जो भी वैल्यू आएगा वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, कोई डाउट, चलिए यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नोट डाउन करिए इसको।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं, इसी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, एसआई यूनिट क्या होगा? आई इक्वल टू क्या होता है, एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, यही है ना? ये पॉइंट मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, अब यहाँ से कोई पॉइंट मास, ये तुम्हारा पॉइंट मास है एम, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब इसको ऐसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पॉइंट मास है, जस्ट एक पॉइंट है, क्योंकि आप जो लिख रहे हो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इंडिविजुअली ऐड करो, ये क्या कर रहे हो, सारे पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो और ऐड कर दे रहे हो सारे पॉइंट का। अगर मैं एक ही पॉइंट लूं तो फिर एक ही पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में ढेर सारे पॉइंट है, तो सारे पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ले लेके एकदम इंडिविजुअली ले लेके ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट है, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम इंटू आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर, यही होगा ना? इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन बताइए। आवाज नहीं आ रही आपको, माइक को पास में रखो, आवाज आएगा। क्या सर? माइक को पास में रखो, आवाज आएगा। वो माइक के कारण आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। डायमेंशन बताओ। क्या डायमेंशन? M1 L2 T0, L2 T0, ये होगा ना डायमेंशन। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और लेंथ पे, उस ऑब्जेक्ट के स्क्वायर पे, उस ऑब्जेक्ट के एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा m इंटू आर स्क्वायर हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस कर रहा है,
आर स्क्वायर क्या हुआ? डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस मास का ही डिस्टेंस। अब जिस पॉइंट का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है ही ना, तो डिस्टेंस यस सर, ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और किस पे डिपेंड करता है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसे समझो समझो पहले, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। mi डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है। जैसे देखो, अब एक मैं रिजिड बॉडी ऐसे लूं, ठीक है, अब इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कुछ आया होगा m इंटू आर स्क्वायर, समथिंग कुछ भी ले लिया मैंने, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, चलो I1 लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इस बॉडी को मैं पीट पीट के एकदम मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, है ना, होता है ना कि लोहार को देखते हो ना, कि लोहा को कैसे ठोक ठोक के उसका आकार को चेंज कर देता है, उसका शेप को चेंज कर देता है, तो इसी को इसका मैंने शेप कर दिया चेंज, कुछ ऐसे शेप बना दिया। मास को मैंने कांस्टेंट रखा है, मास वही सेम है, मैंने शेप कुछ नहीं ठोक ठाक के और बड़ा कर दिया, चलो बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा समझ में ऐसे कर दिया, सेम ही मास है, कुछ नहीं बस कर दिया ऐसे। अब देखो यहाँ पे मान लो पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए यहाँ पे ये था, अभी अगर आपने इसका शेप को चेंज किया है तो यही पॉइंट क्या होगा, पॉइंट कहीं अलग जगह पे चला गया ना, शेप तो चेंज कर दिया ना आपने, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा कि नहीं करेगा? कर जाएगा ना, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस हर एक पॉइंट का क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चेंज हुआ है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। कोई एक बॉडी लिए अब उसको चापट कर दिया या उसका शेप अगर आप चेंज कर दिए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होने वाला नहीं, अगर उसका शेप चेंज कर दियो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर जाएगा। क्लियर है? चलिए यस यही था इसमें, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। सर। स्क्रीन थोड़ी सी नीचे पे, आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने साइड से, नहीं नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, कर सकते हो आप। किससे, मोबाइल से ज्वाइन हो टैब से ज्वाइन हो? होगा, बिल्कुल होगा, ऊपर नीचे देखो अभी हो रहा है। आप रुको, होगा अभी, अभी लिखाएगा नहीं, मैंने लिखने का एक्सेस हटा दिया है आपको, वो अप डाउन हो जाएगा। और तब से आप अप डाउन करके नोट डाउन नहीं कर रहे हो? नहीं, अप डाउन करके नोट डाउन करो, मैं सोचा आप कर ले रहे हो, तो कोई बात नहीं। पहले का सारा नोट डाउन कर लिया ना? यस
सही है सर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है किसके लिए निकाला, पॉइंट मास के लिए निकाला है। ठीक है, हर एक पॉइंट का निकाल के बस ऐड कर लिया है, इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर लिया, कंफ्यूज मत करना। तो सोच रहे हो सर आपने तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला कि सारे को मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हुआ, तो इंडिविजुअल क्या हो रहा है, नहीं, ये सारे इस पॉइंट का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, सारे को मिला दिया है, तो ये ऐड होके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ एक पॉइंट और लिख लो, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को जैसे काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया तो मिला क्या, काइनेटिक एनर्जी ही मिला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हर एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया है तो क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही मिला, है ना। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कोई इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, चलो, Yes. तो